हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के आज के अपने अगले टॉपिक से, जो है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम। दोस्तों, इस टॉपिक में हम पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इसमें दोस्तों पहला टॉपिक आता है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, लोगों को अपनी समस्या हल करने के लिए सक्षम बनाना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से। इसका अर्थ यह है कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर व ग्राम स्तर पर सत्ता काम करती है। स्थानीय स्वशासन का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों प्राचीन काल का चोल साम्राज्य, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्थानीय स्वशासन का विकास भारत में कैसे हुआ। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन को तीनों प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीनों प्रेसिडेंसी में स्थानीय संस्थाएं बनाने का आदेश लागू होता है। उसके बाद 1842 के बंगाल अधिनियम में इन तीनों प्रेसिडेंसियों के बाहर स्थानीय संस्थाएं विकास करने के लिए कही जाती हैं। फिर 1864 में भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्राप्त की जाती है या मान्यता दी जाती है। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन को वित्तीय एवं कार्यात्मक सहायता प्रदान की। उसके बाद दोस्तों 1882 में आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों स्थानीय स्वशासन में उपखंड व जिला बोर्ड की स्थापना की और इस उपखंड या जिला बोर्ड को ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। फिर दोस्तों 1907 में शाही आयोग आता है, जिसका काम स्थानीय संस्थाओं की जांच करना होता है। इसे राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग भी कहते हैं। यह CEH हब हाउस की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट 1909 में प्रस्तुत की। फिर दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में डाला गया। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय में डाल दिया गया। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत की गई, जिसके प्रथम मंत्री SK डे थे। 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन को सामुदायिक विकास कार्यक्रम से शुरू किया, किंतु यह असफल रहा। उसके बाद उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा नामक संस्था से स्थानीय स्वशासन का विकास किया, लेकिन यह भी आर्थिक विकास, सामाजिक पुनरुद्धार एवं जनता के अधिकार न देने के कारण असफल साबित हुआ। पहला है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, जिसे 1957 में प्रस्तुत किया गया था। इसे ग्रामोद्धार समिति भी कहते हैं। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है। 12 जनवरी 1958 को NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद इस समिति की सिफारिश को स्वीकार करती है। दोस्तों इस समिति में त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, जिसमें ग्राम स्तर, प्रखंड या ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, 3 स्तर पर स्थानीय स्वशासन काम करेगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी,
प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 स्तर होंगे। अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में स्तरीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद 1959 में दोस्तों आंध्र प्रदेश में यह लागू किया जाता है। फिर 1960 में असम, तमिलनाडु व कर्नाटक में इसको लागू किया जाता है और 1962 में महाराष्ट्र में लागू होता है। दूसरा है दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977। दोस्तों जनता सरकार के सत्ता में आने पर 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना होती है, जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित की जाती है। इस समिति को, यह समिति 13 सदस्यीय होती है, जो 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें जिला पंचायत व मंडल पंचायत। जिला पंचायत को इन्होंने मजबूत व अप्रत्यक्ष बनाने का सुझाव दिया और मंडल पंचायत पर 10 से 15 गांव का एक मंडल बनाने का सुझाव दिया, जिसे प्रत्यक्ष बनाने का अपना मत दिया। किंतु यह समिति अपने अपर्याप्त सुझावों के कारण इस समिति को रिजेक्ट कर दिया जाता है और यह समिति स्वीकार नहीं की जाती है। फिर तीसरी समिति अगली व महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों डॉक्टर PPK राव समिति, जिसे 1985 में स्थापित किया गया था। इस समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 4 स्तरीय स्वशासन व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड व गांव स्तर पर ये 4 स्तरीय स्वशासन की सिफारिश की, जिसमें राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड या मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। इस 4 स्तरीय व्यवस्था में दोस्तों सर्वाधिक महत्व जिला परिषद या जिला स्तर पर ध्यान दिया गया है। यह 4 स्तरीय स्वशासन अभी इस समय दोस्तों पश्चिम बंगाल में लागू है। इस समिति ने दोस्तों कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए थे, जिसमें पहला था पंचायतों में नियमित चुनाव हो एवं दूसरा SC/ST महिलाओं का आरक्षण स्थानीय स्वशासन में हो। किंतु यह समिति अपने अपर्याप्त सुझावों के कारण अस्वीकार कर दी जाती है। अगली समिति है दोस्तों डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986। इस समिति की स्थापना 1986 में की जाती है एवं डॉक्टर लक्ष्मीकांत की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना हुई। इन्होंने कुछ प्रमुख सुझाव दिए, जिसमें पंचायती या व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम स्तर पर हो, आर्थिक रूप से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, नियमित रूप से इनका चुनाव हो, महिलाओं को 1/3 सीट में इसका आरक्षण दिया। कुछ बड़े एवं विकसित एरिया में नगर पालिका की स्थापना की जाए। दोस्तों इस समिति की अधिकतर सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अगली समिति है दोस्तों PK थुंगन समिति, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इस समिति ने प्रमुख सुझाव ये दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और 1979 में उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है। लोकसभा में तो दोस्तों यह पास हो जाता है, किंतु राज्यसभा में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। इस तरह से यह विधेयक समाप्त हो जाती है। किंतु PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है 1992 में और इसे स्वीकार कर लिया जाता है और 23 अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन को भाग 9 में शामिल किया गया। इस संशोधन में
11वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में, जिसमें कुल 29 विषय शामिल थे। कुल 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस की स्थापना की गई, इसलिए हर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बनता है। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन का निर्देश दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था के कुछ प्रमुख अनुच्छेद। दोस्तों, इस व्यवस्था में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, जिसमें 243 से लेकर 243 ओ तक नए अनुच्छेदों का गठन किया गया, जिसके कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को आइए हम देखते हैं। जिसमें पहला है अनुच्छेद 243, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 ए, जिसमें ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 सी, इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कहा गया है एवं उसकी संरचना के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 243 सी के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 डी, इस अनुच्छेद में सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 एफ में सदस्यों की अयोग्यता एवं अनुच्छेद 243 के में पंचायतों का चुनाव के बारे में बताया गया है। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होती है, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसमें 2 ही स्तर का शासन होता है। मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में जनजातीय परिषद की व्यवस्था है, वहाँ पंचायती व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के स्थानीय निकाय के चुनाव में न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है एवं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों नगरीय प्रशासन या नगर पालिका, जिसे म्यूनसिपालिटी भी हम कहते हैं। नगर पालिका दोस्तों 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 1993 में प्रस्तुत हुआ था एवं 1 जून 1993 को यह पूरे देश में लागू हुआ। नगर पालिका की शुरुआत दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कानूनी रूप से 1687 में मद्रास में हुई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी। फिर 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी मद्रास, कलकत्ता एवं मुंबई में इसकी स्थापना की गई। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के स्पष्ट प्रावधान किए गए थे। राजीव गांधी ने नगर पालिका से संबंधित 1989 में 65वां संविधान संशोधन लाया, किंतु इसे राज्यसभा द्वारा निरस्त कर दिया गया था। फिर कुछ सुधार के बाद पीवी नरसिम्हा द्वारा इसे लोकसभा एवं राज्यसभा में पास किया गया एवं 20 अप्रैल 1993 को 74वें संविधान संशोधन को लाया गया। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इस संविधान संशोधन को भाग 9 क में जोड़ा गया एवं इसमें कुल 12वीं अनुसूची में रखा गया तथा इसमें कुल 18 विषय शामिल थे। इसमें कुल 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो 243 त से लेकर 243 यह 6 तक है। इस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम शामिल थे। नगर पंचायत दोस्तों वहाँ होगा जो गांव से नगर में बदल रहे हैं, जिसका एक अध्यक्ष होगा। नगर पालिका परिषद में वे स्थान आएंगे जो छोटी नगरीय क्षेत्र हैं, इसका एक अध्यक्ष होगा। तीसरा नगर निगम, बड़े नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम की व्यवस्था होगी। कहीं कहीं दोस्तों महानगर भी होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख के ऊपर होगी वह महानगर के अंतर्गत आता है, जिसका अध्यक्ष महापौर या मेयर कहलाता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 7 नगर निगम हैं। नगर पालिका या नगर निगम के सदस्य बनने की योग्यता, इसकी पहली योग्यता है दोस्तों कि वह विधानसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, किंतु इसकी उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा, वह विधि द्वारा वंचित न हो या पागल या दिवालिया न हो। इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष तक का होता है। अगला दोस्तों नगर निगम या नगर पालिका में आरक्षण। इसमें SC ST को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है।
महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित की गई है। ओबीसी को आरक्षण राज्य चाहे तो दे सकता है। अगला है अनुच्छेद 243 ZD। इस अनुच्छेद के अंतर्गत एक जिला योजना समिति होगी हर जिले में। इनके सदस्य 4/5 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका एवं पंचायत के सदस्य होंगे। अगला है महानगर योजना समिति। इस योजना समिति के 2/3 सदस्य नगर पालिका या पंचायत के सदस्य होंगे एवं कुछ सदस्य विधानमंडल से भी लिए जाते हैं महानगर योजना समिति में। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में दोस्तों हमने पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर किए हैं। अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।